नमस्कार आप सभी को। तो आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है ना। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने इस YouTube चैनल को ज्वाइन कर लें। और दूसरी बात देखो, आप लोगों को ना आपकी स्क्रीन पे एक ये दिख रहा होगा छोटा सा, क्या अपना टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है अपने कि RJS इंग्लिश बाय अभिषेक। आप इसको ज्वाइन कर लें। और देखो इसके बायो में एक लिंक है, उसके अंदर लिखा है आस्क अभी। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ भी, मान लो कोई भी डाउट हो, ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से, कैसा भी, RJS के लिए हो, APO के लिए हो, या फिर जो बच्चे ADG की तैयारी करें उनके लिए हो, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल के बायो में जो लिंक है अपना आस्क अभी, इस पर कमेंट कर सकते हो ना। इस पर मेरे पास मैसेज आ जाएगा और मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी वो सॉल्व कर दूंगा। तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोगों को क्या काम करना है, अपने इस YouTube चैनल को ज्वाइन करना है। और दूसरा काम क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि आगे की जो भी वीडियो आएगी आप सबको पता चलता रहेगी कौन सी कब वीडियो आ रही है ना। अब देखो आज सबसे पहला काम क्या करेंगे, आज सबसे पहला काम करेंगे APO प्री के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था ना उसको सही से सॉल्व करेंगे, है ना। देखो मैं उसको सिर्फ सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछ रही है ना RPC। देखो अब आपका मेंस कब है, 1 जून को है, और आप RPC आपका पेपर करवाएगी। अगर RPC आपका पेपर करवा रही है ना, आप मेरे पे भरोसा कर लो, है ना। मैंने उस अच्छा रिसर्च कर रखा है उसके ऊपर कि RPC किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, कहाँ से पूछती है, क्या पूछती है। तो उसका छोटा सा एक मतलब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि APO प्री में किस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे थे। बाकी इसके लिए APO के लिए आप मेंस के लिए मैं छोटा सा कोर्स लेके आऊँगा, वो उसकी जानकारी मैं आपको परसों बता दूंगा कंप्लीट ना, कैसे चलेगा कोर्स, क्या होगा, कितनी क्लासें होगी, क्या PDF होगी, PPT होगी, क्या टेस्ट सीरीज होगी, सब कुछ मैं आपको परसों की वीडियो बना के उसमें सब कुछ बता दूंगा। आज एक छोटी सी क्लास है, इसमें बस हम क्या करेंगे, APO प्री का जो अभी आपका एग्जाम हुआ था ना पीछे, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बस, है ना। उस छोटी सी चीज़ से आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा कि देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। और देखो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग ज्वाइन करो। और एक छोटा सा काम अगर आप कर सकते हो तो बस इतना सा कर देना कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको। बस बस जो कोई इस वीडियो को देखे वो एक इंसान 2 लोगों के साथ शेयर कर दे, बस इतना सा चाहता हूं मैं आपसे। कोर्स की कोई फीस नहीं होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोर्स की कोई फीस नहीं होगी। मतलब यूट्यूब पे क्लासें आपको फ्री मिलेगी, ये यहाँ पे फ्री लिखा है ना, ये इसको छोड़ो, आपको यूट्यूब पे क्लासें फ्री मिलेगी, आप उस बात की चिंता मत करो। मतलब किसी पेड कोर्स को भी आपने 6-7 हज़ार रुपए देके ज्वाइन कर रखा है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये मेरा वादा है ना। दूसरी बात ये कि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया नहीं हूँ, ठीक है, कि मैंने APO के लिए मैं पहली क्लास ले रहा हूँ, या फिर RJS के लिए मान लो मैंने सोचा है थोड़ा, बट मैं RPC के लिए पढ़ा रहा हूँ, RS के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। और खूब सारे बच्चे जुड़े हुए हैं अपने से। अभी जो पीछे RS का एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इवन बहुत सारे क्या ग्रामर के तो सारे क्वेश्चन जो जो पढ़ाया था ना ऑलमोस्ट वही आए थे सब कुछ। तो आप थोड़ा सा विश्वास रखो, RPC पेपर करवा रही है ना तो अपना क्वेश्चन हिट करेगा पक्का पक्का, ठीक है। अब देखो जो पेपर अपना हुआ था अभी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप ये मत सोचो कि मेंस कोई बहुत अलग है, उसमें कोई क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा प्री का लेवल था ना वैसा ही मेंस का लेवल होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि प्री के अंदर क्या था, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव था, और मेंस के अंदर क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन का लेवल ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको उस कोर्स के अंदर जो कराऊंगा ना, मैं आपको एक्सट्रीम लेवल तक करवा दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, आप विश्वास करना, ठीक है। दूसरी बात वो क्या, आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है, मेंस के अंदर 2 ही टॉपिक है, फ्रेजल वर्ब है और कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो उसकी भी आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की कोई चिंता नहीं करनी है, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ सिखा देंगे आपको। बस आप जुड़े रहना, बस आप सिर्फ इतना सा काम करना, आप जो कोई इस वीडियो को देखो ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, है ना, 2 लोगों के साथ शेयर कर देना, बस 2 लोगों को बता देना कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है। चलो अब इतना मैं कुछ कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप कर सकते हो यार, इतना सा कर दो, ठीक है। तो अब देखो शुरू करते हैं। अब ये देखो सबसे पहले तो चलो सिलेबस की बात करते हैं ना, वो पेपर भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। आपके सिलेबस में क्या है, देखो इंग्लिश के अंदर कि 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, उसके अंदर कितने 6 तो ग्रामर के टॉपिक है। कौन कौन से, देखो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, डेटर्मिनर है, मॉडल है, और एक टॉपिक और है प्रीपोजिशन, है ना। बस इतने टॉपिक है, 6 टॉपिक हो गए। देखो 2 टॉपिक किसके, आपके 2 टॉपिक है वोकैब के। कौन कौन से, एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, मतलब कितने 203 कंफ्यूजिंग वर्ड है ऑलमोस्ट, बस वो याद करने अपने को, ज्यादा नहीं याद करने, कंफ्यूजिंग वर्ड है। और दूसरा टॉपिक कौन सा अपना, फ्रेजल वर्ब है। 15 फ्रेजल वर्ब की लिस्ट है, अपने को उन 15 फ्रेजल वर्ब को ही याद करना है, और मोस्टली क्वेश्चन उसमें से आ जाता है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखो मॉडल को बहुत अच्छे से इन्होंने देखो कितना डिफाइन किया। आप एक बात देखो, मॉडल के अंदर ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, पता है ऐसा क्यों किया इन्होंने, कि आप देखना RS के सिलेबस में ये सब चीजें आपको नहीं लिखी मिलेगी, सिलेबस सेम है, सिलेबस डिट्टो कॉपी किया है वहां से RPC ने। बट देखो एक बार ना आप RS मेंस का सिलेबस देखना, आपको ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोविजन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, कंपैरिजन, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा। तो यहां क्यों लिखा RPC ने, सोचो भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि डिटो कॉपी किया तो गलती क्यों की उन्होंने, ये गलती नहीं है, ये उन्होंने जानबूझ के लिखा है। पता है क्यों, क्योंकि मॉडल क्या होता है ना, मॉडल एक्चुअली में आपकी इंटेंशन को बताता है, क्या
इंटेंशन, इरादा। और देखो आप सभी लोग किसके स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो भाई, एपीओ भी लॉ से रिलेटेड है, आरजेएस की बच्चे तैयारी करते हैं, तो आप किस रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, है ना। और इरादा, देखो इरादे की बात होती है, तो लॉ में आप कभी देखना इंटेंशन का बहुत बड़ा खेल होता है। लॉ के अंदर क्या होता है, आप जज बनोगे, आप लॉयर बनोगे, कुछ भी बनोगे, तो सबसे बड़ा खेल किसका होता है कि मतलब इंसान का इरादा क्या था क्राइम को करने का या किसी भी चीज को करने का, तो उस इंटेंशन का बहुत बड़ा खेल होता है। और देखो इन्होंने जानबूझ के इस टॉपिक को इतना इलेबोरेट किया है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ये पर्टिकुलरली इसीलिए डाला गया होता है। फिर दूसरी बात देखो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में देखो आरएस में क्या होता है 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है, टोटल 6 क्वेश्चन। एक मिनट रुको, देखो क्या लिखा, देखो टोटल 6 क्वेश्चन है ना। देखो 5th नंबर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दी वोकैबुलरी, और वो कहां से मिलेगी आपको, उसी पैसेज में से मिल जाएगी। टोटल कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ट्रांसलेशन कैसा आएगा, हिंदी टू इंग्लिश। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ये मत सोचो कि ट्रांसलेशन करने के लिए आपको बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए तभी आप अच्छा ट्रांसलेशन कर पाओगे, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ नॉर्मल आपको ठीक ठाक थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, आप ट्रांसलेशन कर लोगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा थोड़ी कि अब बहुत भारी वोकैबुलरी, बहुत भारी चीजें नहीं चाहिए होती है इसके अंदर। नॉर्मल जितनी जो आपको नॉलेज है ना अब तक इंग्लिश की, मैं उसी से ही आपको ये करना सिखा दूंगा, और ये सिखाया जा सकता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर, लेकिन देखो चलो इसमें मतलब आपके कल जब अपने क्या करेंगे सिलेबस को और अच्छे से डिस्कस करेंगे तो इसमें बताऊंगा कि इसमें एक प्रेसी भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे देखो 2 ही पॉइंट लिखे, प्रेसी नहीं लिखा है, तो उसका भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर देखो पार्ट सी क्या होता है, कंपोजिशन। अब देखो 2 चीजें इसने लिखी, क्या यहाँ लिखा है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पता है क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है चीज को समझना है पहले, यानी कि पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसका आंसर करना है, ठीक है। जैसे देखो आपने पैसेज को पढ़ा, उसको समझा, फिर आंसर किया। आपने हिंदी के सेंटेंस लिखे थे, उनको पढ़ा, समझा, फिर उनका इंग्लिश में क्या किया, ट्रांसलेट किया। यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, समझना किसी चीज को, ठीक है सर। फिर देखो पार्ट सी के अंदर क्या लिखा, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, खुद कंपोज करना, यानी कि खुद क्या कंपोज करना, खुद सेंटेंस कंपोज करना। अच्छा इसके अंदर क्या आएगा, देखो लेटर है, जैसे लेटर में क्या होता है, आपको कुछ पढ़ के समझ के किसी का आंसर नहीं देना, आपको खुद अपने आप से कंपोज करनी चीजें, आपको खुद सेंटेंस कंपोज करने हैं। हाँ जैसे आपको पूरा लेटर लिखना है तो पूरे सेंटेंस आपके दिमाग से आपको कंपोज करके डालना है। जैसे देखो आपने सुना होगा कि म्यूजिक का क्या होता है, कंपोजिशन होता है, म्यूजिक को कंपोज किया जाता है, वैसे ही देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेंटेंस को कंपोज करके लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, और क्या तीसरी चीज क्या, नोटिस राइटिंग, है ना। तो ये मतलब लेटर और रिपोर्ट में से तो अगर हम एक भी चीज पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, और हम लेटर ही पढ़ेंगे ज्यादा, जो लेटर पे देंगे, क्योंकि लेटर के अंदर ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। बट हम थोड़ा नोटिस को भी देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं है ना कि कौन सा टॉपिक है, क्या और में है, मतलब अथवा में है या कैसे है, तो हमें मोटा मोटी सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। और ये कितने नंबर का आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में 50 नंबर का, ठीक है सर। उसके बाद देखो 10 नंबर का और भी है, वो कहाँ है, वो हिंदी वाले पार्ट के अंदर है। उसके अंदर क्या होगा, इंग्लिश टू हिंदी करना आएगा ना 10 नंबर का, यानी कि टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम है, ये 60 नंबर का। वो 60 नंबर बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं 60 नंबर, मतलब आपका एग्जाम ही टोटल 800, नहीं, आपका एग्जाम कितने नंबर का है, 400 नंबर का आपका एग्जाम। 800 तो वो तो आरएस का होता है, सॉरी। आपका एग्जाम कितने, 400 नंबर का। 400 में से 60 नंबर की इंग्लिश है, हिंदी तो बहुत थोड़ी सी है, 40 नंबर की है, यानी कि 60 मार्क्स कवर कर रहे हैं। यानी कि 60 मार्क्स का मतलब हो गया 15% इसका वेटेज है। कितना वेटेज है इसका, 15%। 15% वेटेज का मतलब ये कि मैं आपको बताऊं आरएस के अंदर भी बच्चे इंग्लिश को इतना सीरियस लेते हैं, जबकि उसका वेटेज 10 से 12% के बीच ही है, 15% वेटेज नहीं है वहां पे, आपके बहुत ज्यादा वेटेज है। यानी कि 100 में से 15 क्वेश्चन, यानी कि 100 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे, इंग्लिश से। और मैं आपको एक बात बताता हूं एकदम पूर्ण ईमानदारी के साथ, आप इतनी लो रटते हो यार, इतनी लो रटते हो, इतनी चीजें रटते हो और करते हो, फिर भी देखो वहां कितने मतलब मार्क्स आने की इतनी संभावना नहीं होती, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चीजें रटनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं उस, अब ज्यादा मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है, बट आप किसी छोटी सी अगर 10-20 पेज की भी कोई कुछ भी आर्टिकल होगा ना, उससे भी छोटा सिलेबस है ये, कुछ भी नहीं है सिलेबस के अंदर, कुछ भी नहीं है। जितनी काम की चीजें आपको बताई जाए ना, बस आप उनको नोट कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखो जो प्री के अंदर अभी जो एग्जाम हुआ था ना, पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपने, उसके बाद देखते हैं बाकी चीजें, ठीक है। अब ये देखो 86 मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आए थे प्री में आपके, 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है सर, है ना। कितने क्वेश्चन आए थे, 15। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट 1 सेकंड, ठीक है ना। अब देखो टोटल कितने क्वेश्चन थे, 15, 86 टू 100 तक, है ना, 15 क्वेश्चन थे, ठीक है सर। अब देखो मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन इसमें आपका गलत नहीं होता, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता था, आपके बढ़िया नंबर आते एकदम टॉप के, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जो गलती आपसे प्री में हो गई कोई बात नहीं उसके लिए, लेकिन मेंस में ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। चीजें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस बात इतनी सी है कि वो इतनी बिखरी हुई है कि आपको ऐसे लगता है कि यार पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस है, होगा कि नहीं होगा। मतलब बहुत सारे बच्चों को मेरे पास फोन आते हैं, एपीयू के लिए बहुत सारे बच्चों के फोन आए, तब मैंने मतलब सोचा कि मुझे यार इन बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, तो मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, क्लासेस को शुरू किया, ठीक है। तो बच्चों के इतनी मैं डाउट देखता हूं कि
अभी कितना टाइम पड़ा है, सोचो 3-4 महीने पड़े हैं ना, और आपका जरा सा सिलेबस है, कुछ भी सिलेबस नहीं है आरएस के अंदर। इससे बहुत बड़ा सिलेबस मैं आपको बताऊं, पैराग्राफ लिखना, इलेबोरेशन लिखना, और वोकैब ये मान लो कि ग्रामर से भी बहुत बड़ी है, तो वहाँ वोकैब भी बहुत ज्यादा है, साइनो है, एंटो है, वन वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, ईडियम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब खूब चीजें याद करनी पड़ेगी। आपका सिलेबस बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है सिलेबस में, और देखो 3-4 महीने हैं अभी भी, फिर भी बच्चे क्या बोलते हैं कि सर हो जाएगी क्या इतने कम टाइम में, कितने मार्क्स आ जाएंगे, थोड़े बहुत ले आऊंगा क्या। आप मत चिंता करो, पूरे मार्क्स आएंगे, कुछ भी नहीं उस एग्जाम के अंदर, है ना, थोड़ा विश्वास रखो बस। ज्यादा एग्जाम से डरना नहीं चाहिए इंसान को। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो सारी चीजें कितनी सिंपल थी। अब देखो जिन कुछ एक बच्चों ने मुझे क्या किया था, मुझे फोन किया था कि सर मतलब आप शुरू करो, हमने आपकी क्लासें देखी है ना आरएस वाली। मैं आपको बताता हूं, आप एक काम करना, आप मेरी आरएस की जो पहली क्लास है ना, 10th की पहली क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक मैंने पता है क्या पढ़ा है, आप पहली क्लास में देखना, मैंने हमेशा बोला है क्या कि आप 10th में क्या पढ़ के जाना है, आपको पास्ट पढ़ के जाना है ज्यादा, है ना, पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा बताया कि फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पास्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं देखो आपको बताता हूं, ये बात मैंने आरएस के लिए नहीं बोली थी, क्योंकि मुझे पता है हर एग्जाम में ऐसा होता है यार। आरपीसी को मैंने बहुत डीप एनालिसिस किया कि यार कैसे क्वेश्चन पूछती है आरपीसी, पास्ट के आर पार घूमती रहती है पूरी 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 पूरी, प्रेजेंट फ्यूचर में तो बहुत कम जाती है। तो यार ये छोटी छोटी जो रिसर्च की है ना, उसकी आप थोड़ी वैल्यू समझो, मतलब ये ऐसी नहीं है चीजें, ये हर जगह एग्जाम में आपके काम आएगी। आप कुछ बन जाओगे यार, एपीओ लग जाओगे, जज लग जाओगे कहीं, तो आप याद करोगे कि यार कितनी छोटी सी मदद देना मुझे कहां लाके बिठा दिया आज, देखो ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हेन वी वेंट। अब यहां क्या लिखा, देखो वेंट, व्हेन वी आवर डिनर वी वेंट फॉर ए वॉक। अब देखो वॉक के लिए गया, गया यानी कि बात कब की कर रहा है, पास्ट की। मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई थी, कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में, है ना। तो यानी कि आप बात देखो ना, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, ये तो ऑप्शन ही कट गए, है ना। और देखो हेड के साथ हैविंग होता ही नहीं है, हेड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, इसको काटो, ठीक है। हेड के साथ आ सकता है, ठीक है सर। हैव के साथ हेड, हैव आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बात प्रेजेंट की लिखनी नहीं है, काटो। अब देखो हैव, हेड के साथ हैव नहीं आता, हेड के साथ हमेशा कैसी फॉर्म आती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म, इसको भी काटो। बच गया कौन, हेड हेड, बच गया कौन, हेड हेड, ठीक है। तो क्या लिखना था आपको, वी हैड हेड, When we had our dinner, we went for a walk। अब आपको बताता हूं, देखो एक तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक मेथड और बताता हूं मैं आपको छोटा सा। देखो आप ये मत सोचना कि प्री का एग्जाम था ये तो हो गया, आप क्या काम का, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी लेवल के ही क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, मेंस में भी इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेरे पास्ट के, सिर्फ पास्ट के वीडियो को देख लो, आप सिर्फ पास्ट के जो वीडियो ना उनको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और वो वीडियो बहुत पहले डाले हैं मैंने, आज से करीब एक साल से भी ज्यादा टाइम हो गया उन वीडियो को ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम के मैंने बाद में डाले हैं, वो उससे बहुत पहले डाल दिए थे। आप उन वीडियो को एक बार देखो, यही सब बातें बोली मैंने उसमें एक बात और बताई थी क्या, कि बेटा पास्ट में दो चीजें होती है, क्या, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट, और एक होता है पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये मैंने बोला था। और मैंने एक बात बताई थी क्या, कि जो काम पहले होता है वो होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला होता है बाद में। यार मैंने पास्ट में आपको 8 चीजें पढ़ाई, सोचो कितनी चीजें पढ़ाई, 7 चीज पढ़ाई, 8 चीज पढ़ाई, उसमें से क्वेश्चन आ गया, आपको नंबर दिला गया ना, आपको सिलेक्शन करवा गया, आप एपीओ बने, आप जज बने, आप आरजेएस बने, कितनी बड़ी बात है ना। आप इन चीजों को बिल्कुल छोटा मत समझो, ये बहुत बड़ी और बहुत काम की चीज है। आप समझ गए, आप इसकी वैल्यू समझोगे तो लाखों रुपए की चीज है, वरना क्या है, कुछ नहीं है, अक्षर है, मिटा देंगे, खत्म सब, है ना। देखो, और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाया हो और उसमें से आ गया, यार बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे तो आ ही जाएगा मोटा मोटी कहीं ना कहीं से, बहुत थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने, देखना, ठीक है। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब काम बाद में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब काम पहले। खूब सारे मैंने इस पे एग्जांपल कराए थे, बस वही तो इसमें है। देखो पहले क्या किया, डिनर, और फिर कहां गए, वॉक पे गए। व्हेन वी हैड आवर डिनर वी वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है, खत्म हो गई, छोटी सी बात है। देखो यानी कि डिनर करने के बाद हम कहां गए, वॉक पे गए। पहले क्या किया, डिनर किया, वॉक पे कब गए, बाद में गए। जो काम पहले होता है उसको कैसे लिखते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढूंढो किसमें है, हेड लिखा है, ठीक है सर, ये तो आईएनजी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट आगे ही हैव लिख दिया तो कट गया। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेड के साथ, और हेड की वर्ब, हैव की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड। तो फिर क्या जाएगा, हेड। व्हेन वी हैड आवर डिनर वी वेंट फॉर ए वॉक। इतना ही सिंपल था, बस कुछ भी नहीं था। और देखो दूसरी आपको बताता हूं, आप ना, चलो ये प्री का तो एग्जाम हो गया, बट एक छोटी सी बात बताता हूं, आप ऑप्शन को काटना भी तो सीखो ना यार थोड़ा सा। हेड के साथ आईएनजी आता ही नहीं है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हेड के साथ हैव आता ही नहीं है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, काटो। हैव के साथ हेड आ सकता है, बट यहां नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही बात किसकी कर रहा है, पास्ट की। वो वॉक पे गया और उसने डिनर किया है ना, तो पहले डिनर किया उसके बाद वॉक पे गया, बस इतनी सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हेड, है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, ये हो गया, ठीक है सर।
आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते ना, आप किसी भी कीमत पे इस क्वेश्चन को गलत नहीं करते। ठीक है, उसके बाद देखो ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, है ना, जहां रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो कलेक्शन रिकॉर्ड के रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में अभिलेखागार, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्काइव। क्या बोलते हैं, आर्काइव। बस मतलब जो चीजें याद के लिए जहां कहीं संभाल के रखी जाती है वो उसको क्या बोलते हैं, आर्काइव। बहुत सारी दुकानें भी देखी होगी आपने आर्काइव्स नाम की ना, वहां पे क्या लोग गिफ्ट लेने जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे मतलब किसी और को देते हैं और वो याद के तौर पे उस गिफ्ट को रखते हैं, है ना, आर्काइव। ठीक है, उसके बाद देखो आर्कियोलॉजी आपको पता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं ऐसे पुरातत्व वाला। ठीक है, दूसरी बात देखो आर्किटेक्चर आपको पता है, आर्किटेक्चर किसका होता है, बिल्डिंग का होता है, कि वास्तुकला उसकी कैसी, आर्किटेक्चर कैसा था उसका, है ना। आर्किटाइपल ये क्या होता है, ये होता है एग्जाम्पल, यानी कि किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल टाइप होता है ना, वो होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आर्काइव बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात देखो ये क्या है, ये वन वर्ड है ना, और वन वर्ड के अंदर आप सबसे पहला वर्ड ही कौन सा होता है, ए। वन वर्ड में सबसे पहला पढ़ोगे क्या, ए, है ना। जेड पे तो बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले हमने ए लेटर के वन वर्ड पढ़े, उसी में से क्वेश्चन आ गया, और तो क्या चाहिए आपको, बताओ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो फिर देखो तीसरा क्वेश्चन, अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या खेला, इसमें पीछे क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन। क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब ये होता है कि थोड़ी सी बाध्यता है कि आपको काम करना पड़ेगा, है ना, थोड़ी सी मजबूरी है या फिर थोड़ी सी बाध्यता थी कि आपको काम करना चाहिए था, ऑब्लिगेशन था आपका, मोरल ऑब्लिगेशन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ऑब्लिगेशन। अब देखो माइट मतलब तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी की बात करता है माइट तो पॉसिबिलिटी है, कट गया, नहीं आएगा। वुड किसकी बात करता है, पास्ट है ये, तो ये नहीं आएगा क्योंकि वुड में ना तो वुड में कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई पॉसिबिलिटी, सिर्फ विल का क्या बना दिया, वुड खत्म, विल भी नहीं आएगा, है ना, विल में क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, वो तो इच्छा है आपकी। ठीक है, उसके बाद देखो ought to का मतलब होता है चाहिए, है ना, ought to का मतलब क्या होता है, चाहिए। तो चाहिए का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपके ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन है ना, तो क्या लिख दो, देखो you ought to have helped him, You ought to have helped him, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, है ना। He is the only friend you have, है ना, वही आपका एकमात्र दोस्त है। बहुत सिंपल है, ऑब्लिगेशन के लिए आना ही ought to था, आपको कुछ देखना ही नहीं था। अब थोड़ा सा मॉडल को पढ़ के जाते ना, अब मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता बच्चों ने वीडियो देखा नहीं देखा, बट अगर कोई बच्चा मेरे वीडियो तक पहुंचा था और उसने अगर ईमानदारी से थोड़ा सा मॉडल देखा था ना तो वो कर लेता, और मैं उस मॉडल को मतलब 5-10 मिनट में पूरा रिवाइज भी करवा देता हूं। अगर वो 10 मिनट का रिवीजन भी देखा होता तो भी हो जाता, मतलब मैं बता देता हूँ पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा, इंटेंशन के लिए कौन सा, ऑब्लिगेशन के लिए कौन सा, तो वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या लिखना है आपको, साफ साफ लिखा है, आर्टिकल लिखना है। एच को चै थोड़ी बोलते हो आप, एच को कैसे बोलते हो, चै तो नहीं बोलते ना, चैएमटी तो नहीं बोलते, क्या बोलते हो, एच तो सबसे आगे क्या बोला आपने, एच, ऐसे ही तो बोला ना। और देखो सारा खेल किसका है, साउंड का है भाई, साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं हम, ए या एन लगाते हैं, तो साउंड कैसी, वोवल साउंड है तो क्या आएगा, एन। देयर इज एन HMT वॉच। ठीक है, आगे चलो देखो, उसके बाद देखो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या लिखा है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो इसमें क्या लिखा है, He said to Seema, why did not you put on the brake। ठीक है, अब देखो ऑप्शन काट के देखो क्या लिखा है, He asked Seema if तो नहीं आएगा ना, जब WH वर्ड होता है तो कंजक्शन भी तो कौन बनता है, WH वर्ड ही बनता है, तो if वाला तो काट दो, कट गया, खत्म। उसके बाद बच गए 3, कौन से, देखो आगे तक यहाँ तक सब सेम है तीनों ना, जहां से अलग होने शुरू होंगे ना वहां से चेक करेंगे अपने, यहां तक तीनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो डिड नॉट का डिड नॉट तो नहीं आएगा ना, चेंज होएगा, तो इसको काटो। अब कौन बच गए, 2। देखो पुट की थर्ड फॉर्म पुटेड कुछ वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश के अंदर, पुट तीनों कैसे होते हैं, पुट कट शट, है ना, तीनों ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो पुटेड होता ही नहीं, पुटेड को काट दो, बच गया कौन, एक ही। ही आस्क्ड सीमा व्हाई शी हैड नॉट पुट ऑन द ब्रेक। बस भाई पुटेड होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, तो खत्म हो गई ना कहानी, कुछ बचा ही नहीं। अच्छा ये इफ आता ही नहीं है, इफ तो कब आता है, जब कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तब उसमें कंजक्शन क्या आता है, इफ या फिर वेदर, है ना। थोड़ी सी आप मेरी नरेशन की एक वीडियो भी देखोगे ना, आप इसको कर दोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आगे चलो देखो, है ना, उसके बाद आगे चलते हैं, देयर आर 9 स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। ठीक है, हेयर यहाँ, ठीक है, टीचर, है ना, अब क्या लिखा टीचर, अब इसका मतलब क्या, देखो इसको पढ़ के देखो, अमंग द टीचर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अमंग द स्टूडेंट्स हो सकता था, लेकिन अमंग द टीचर, एक टीचर, और अमंग तो किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ, तो द टीचर के आगे आप अमंग लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ठीक है, तो अमंग भी नहीं आएगा। बिटवीन के लिए 2 चाहिए, नहीं आएगा, काटो। बिसाइड का मतलब पास में होता है, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा। अब देखो ये आप मेरा डिटरमिनर का वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये बच्चों को ना। देखो मैंने ये बताया था, मैंने ये भी बताता हूं मैंने ट्रिक क्या बताई थी इसको याद करने की। मैंने ये बताया था, एक होता है बेटा बिसाइड, ठीक है, और एक होता है बी साइड्स। ठीक है, बिसाइड्स, ठीक है। मैंने ये बताया था कि इस बिसाइड का मतलब तो होता है पास में, ठीक है, और इस बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। ठीक है, अब देखो मैंने इसको याद भी ऐसे कराया था कि देखो इसमें कितने एस हैं,
इसमें एक एस है और इसमें कितने एस है, एक एस यहाँ है, एक एस यहाँ है, यानी कि एक एस के अलावा एक एस और है। यानी क्या है, देखो एक एस के अलावा एक एस और है। याद करना कितना सिंपल हो गया। बिसाइड्स में दो एस है ना, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है के अलावा इन एडिशन टू। ठीक है, यानी क्यों ऐसा मतलब क्यों याद रखा हमने, कैसे याद रखेंगे कि इसमें एक एस के अलावा एक एस और है और जिसमें सिर्फ एक एस है उसका मतलब क्या हो गया, पास में, बिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर आर 9 स्टूडेंट्स बिसाइड्स दी टीचर, यानी कि टीचर के अलावा वहां पर कितने, 9 स्टूडेंट और भी हैं। बस चलो उसके बाद आगे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, है ना, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। देखो क्या लिखा है, शी इम्प्लोर्ड हर हस्बैंड नॉट टू टेक रिस्क। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बहुत सिंपल था, आपको इसको एक सेकंड में पकड़ जाते। ये नोट टू जब भी लिखा होता है ना, मैंने आपको हमेशा पढ़ाया था, देखो जब मैंने नरेशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा ना, है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, या तो वो टू से शुरू होगा या वो नॉट टू से शुरू होगा, ऐसा ही बताया था। और इंपेरेटिव सेंटेंस में एक बात और बताई थी, क्या कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, ये इतना बताया था मैंने। ठीक है सर, एक वर्ड का मीनिंग बताया था, क्या, इंप्लोर। इंप्लोर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना। इंप्लोर का मतलब क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना, इंप्लोर। अब देखो रिक्वेस्ट वाली आप बात देखो, और दूसरा देखो इंपेरेटिव सेंटेंस ढूंढो, यानी कि जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, ये बताया था मैंने। देखो ये देखो प्लीज लिखा है और सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से, कौन सी, वो भी डू। प्लीज डू नॉट टेक एनी रिस्क सेट दी वाइफ, है ना। देखो बहुत सिंपल है, इंप्लोर का मतलब ही क्या होता है, इंप्लोर का मतलब ही यही होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। तो वाइफ ने क्या की, रिक्वेस्ट की, किससे, अपने पति से रिक्वेस्ट की होगी, वाइफ लिखा है तो कि क्या, कि आप रिस्क मत लो, है ना, आप रिस्क मत लो। ऐसे देखो जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था खूब अच्छे से कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इसके नाम से नहीं डरना है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है सर, जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें टू लगा के इसको लिख देते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्या लिख देते हैं, नोट टू लिख देते हैं, है ना। बस चलें आगे। उसके बाद ये बहुत सिंपल था, आपको कुछ मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा हो जाता। अब देखो वैसे भी देखो ना, बाकी आप पढ़ के देखो, बाकी सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूं। देखो बाकी सेंटेंस में तो वो वैसे ही कट जाएंगे। जब भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ना, वो सारा खेल काटने का है। देखो बी वॉन्ट अगेंस्ट रिस्किंग, है ना, बी वॉन्ट अगेंस्ट रिस्किंग, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक, काटो। बी अवेयर ऑफ डेंजर, डेंजर भी इसमें नहीं लिखा है भाई, डेंजर, रिस्क और डेंजर में डिफरेंस होता है ना, काटो उसको। यू आर नॉट सपोज टू टेकिंग रिस्क, ठीक है, इसको रखो, सेट दी वाइफ, और प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क, है ना। अब देखो यू आर नॉट सपोज टू टेक, अब उसका सोचो ना, इतना थोड़ी ना चेंज करेगा, यू की जगह या तो फिर कुछ लिखता, है ना, ही वॉज नॉट सपोज टू, ऐसे ही तो बनाता ना भाई। इतना बड़ा सेंटेंस आपने लिख दिया, अब अगर आप इसको ये इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो लिखना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे भी तो बनाना पड़ेगा ना, ही वॉज नॉट सपोज्ड टू, सपोज कहाँ गायब करोगे, नहीं गायब कर सकते, यानी कि हो ही नहीं सकता। बचा कौन सा, एक, प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क। ठीक है, उसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रिपोजिशन। अब मैंने आपको, अब छोड़ो यार, वो मैं किसी के लिए कहूंगा नहीं, मैंने बहुत सारे उस कुछ एक दो मतलब जिस दिन आपके एग्जाम होता है सॉल्यूशन भी वीडियो देखे थे, तो इसमें कोई ओन इन कुछ भी लगा रहे थे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कि प्रिपोजिशन बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। इट वॉज वन, देखो इट वॉज वन, इसका मतलब पता है क्या, इट वॉज वन का मतलब ऐसा नहीं कि वो एक था, इसका मतलब है कि 1 बज गए थे। पता कैसे चलेगा, द टावर क्लॉक, है ना। देखो कोई भी समय बताते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बाय माय वॉच, है ना, इट इज 1 o'clock, इट इज 2 o'clock, बाय माय वॉच, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक लिखा है, टावर क्लॉक लिख दिया तो क्या होगा, कंफ्यूज क्यों, क्या सीधा सीधे लिख दो ना, इट वॉज वन बाय द टावर क्लॉक, यानी कि टावर क्लॉक से जो समय दिख रहा था उसमें 1 बजे थे, बाय द टावर क्लॉक। बाय माय वॉच इट वॉज 2, यानी कि मेरी घड़ी में तो 2 बजे थे, बट टावर क्लॉक में कितने बजे थे, इट वॉज 1 बाय द टावर क्लॉक। बस सिंपल सी तो बात है, तो सिंपल सी प्रिपोजिशन आ जाएगी क्या, बाय। वरना क्या, इट वॉज 1 इन द टावर क्लॉक, इट वॉज 1 ऑन द टावर क्लॉक, ऐसे थोड़ी होगा, वो बहुत सिंपल था, आप समझे नहीं। फिर देखो ये लिखा है क्या, कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। अब आपको एक बात बताता हूं, आप टेंस का पास्ट का पहला वीडियो देखना। अब मैं एक बात और आपको चेक कराऊंगा, देखो पास्ट, आप देखो कितना पास्ट आया है यार, मैं कितना कहता हूं बच्चों को, अब बच्चे मानते नहीं है, बाद में एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं, फिर पता नहीं किस कहाँ घूमेंगे, किस टीचर के पास जाएंगे, देखेंगे 4 चीजें पढ़नी है, पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, खत्म हो जाएगी। ये पास्ट का था, हैड और वेंट, ठीक है। उसके बाद आपको और दिखाता हूँ, देखो ये ought to, ये ought to वैसे ये पास्ट का है, पता है आपको, ये ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट होता है, ये भी पास्ट होता है, ये मॉडल का पास्ट होता है, ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट है, 2 पास्ट हो गए। और दिखाता हूं देखो, और ये तो पूरा पास्ट ही होता है भाई, नरेशन तो टॉपिक ही पूरा किस पे बेस है, पास्ट पे, पास्ट 3 क्वेश्चन, है ना। अब देखो ये तो छोड़ो, चलो ये इसको छोड़ो, एक्टिव पैसिव में तो इसका कोई खेल नहीं है, बाकी छोड़ो। अब ये देखो, ये 94 नंबर,
चौथा क्वेश्चन आ गया पास्ट का। अब देखो मैंने आपको 4 कंडीशन पढ़ाई थी इफ की, है ना, उनमें देखना मैंने पहली कंडीशन पढ़ाई थी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, अगले वाले सॉरी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर वर होगा तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऐसे पढ़ाया था। उसमें मैंने सबसे लास्ट कंडीशन पढ़ाई थी 4th नंबर, उसमें मैंने पढ़ाया था अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक वीडियो आप देख के जाते ना, आप 4 क्वेश्चन सही कर देते यार, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता ना। देखो क्या लिखा है, इफ आई हैड वन, है ना, इफ आई हैड वन दी मैच। अब देखो जब विन बोलते हैं इसको, और लेकिन जब ये थर्ड फॉर्म होती है तो इसको क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, ठीक है। इफ आई हैड वन दी मैच, अगर मैं मैच जीत जाता, ये क्या लिखा है देखो हेड, और ये क्या लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आगे वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो उसके बाद वाले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से में देखो, वुड हैव गिवन आ गया, वुड हैव गिवन, सिंपल सी बात थी, खत्म हो गया। वरना देखो वुड गिवन होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वुड एक मॉडल होता है, इसके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो क्या लिखना पड़ेगा, वुड गिव, तो इसको काट दो तो वैसे ही गलत हो गया। हैड गिवन वापस नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड हैव गिवन। इफ आई हैड वन द मैच आई वुड हैव गिवन यू ग्रैंड पार्टी, अगर मैं मैच जीत जाता तो मैं आपको एक बहुत ही भव्य पार्टी देता। इस बात का पता है एक इसका एक छुपा हुआ मीनिंग क्या है, एक इम्प्लिसिट मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका एक इम्प्लिसिट मीनिंग ये है कि वो मैच नहीं जीता है, तभी तो ऐसी बात बोलनी पड़ रही ना कि अगर मैं मैच जीत जाता तो मैं आपको एक पार्टी देता, यानी कि वो मैच हार गया। सोचो देखो लिखा कैसा है कि मैं मैच जीत जाता तो मैं आपको पार्टी देता, और मीनिंग क्या है कि वो मैच हार गया, है ना। देखो ऐसी सेंटेंस से देखो लैंग्वेज है, कितनी प्यारी चीज है ना, कि लिखते क्या हो मीनिंग क्या होता है, सोचो। अब आगे चलते हैं, देखो उसके बाद देखो अब ये देखो फिर अगला सेंटेंस आ गया, क्या लिखा देखो, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिटरमिनर बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अब तक तो जितने क्वेश्चन थे ना, मान लो कॉमन सेंस लगाया, ऑप्शन काटा, ये सब हो गए। अब ये सोचोगे कि सर ये क्वेश्चन कोई कैसे कर देगा, कैसे दिमाग में आएगा। यार आप स्टूडेंट हो, आप इस मतलब इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हो, बट मुझे पता है कि वो डिटरमिनर में क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे, भाई मुझे उसकी सारी पॉसिबिलिटी पता है कि वो ऑल से पूछेगा तो ये पूछेगा, बोथ से पूछेगा तो ये पूछेगा, इनफ से पूछेगा तो ये पूछेगा, ईच से पूछेगा ये पूछेगा, आइदर से पूछेगा, क्या पूछेगा कैसे पूछेगा सब पता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी भी जाके वहाँ देखना, देखो ये अभी ये अपना है ना, इसके अब ये देखो आपको दिख रही है स्क्रीन, एक सेकंड रुको, दिख रही है अब आपको स्क्रीन सबको ना, ठीक है। अब ये देखो मैंने क्लास के अंदर ईच और एवरी पढ़ाया था, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अरे यार ये कहाँ जाएगा ना, एक मिनट रुकना, ठीक है। मैंने क्लास के अंदर क्या पढ़ाया था, ईच और एवरी, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया मैंने ईच एंड एवरी। देखो मैंने क्या पॉइंट लिखा है, किसी प्लूरल नाउन हो सकता है, ठीक है सर, या फिर प्रोनाउन मतलब नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, कोई भी संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, प्लूरल होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, प्लूरल यानी कि बहुवचन। उसके बाद हमेशा ईच का ही प्रयोग करें। यार एक बात बताओ, मैंने सिर्फ 6 पॉइंट लिखे हैं इधर, है ना, वो भी इतने सिंपल इंडिविजुअल सेंस है, ईच होगा, बहुत सिंपल है, पढ़ाऊंगा ना आपको सारे आपके दिमाग में छप जाएंगे। उसमें से क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली हिट कर रहा है, देखो उसके, और पता है मैंने ये पढ़ा के भी नहीं छोड़ा, मैंने इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी कराए थे। ओहो ये देखो ये ना बच्चों को कराए थे, क्या मतलब, क्या कि देखो किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद हमेशा ईच का ही प्रयोग करना है। वी क्या होता है, वी मतलब वी सर्वनाम होता है ना, प्रोनाउन होता है, और वी के बाद अगर आपको ईच एवरी में से लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, ईच। वी ईच हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, है ना, हम सभी के पास आपके लिए एक सवाल है, ठीक है सर। द बुक्स आर फॉर 40 रुपीज ईच, है ना, ये भी भाई ये 40 रुपीज क्या हो गया, ये नाउन हो गया, तो इसके साथ भी क्या आएगा, ईच, ठीक है सर। द स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, तो इसके साथ क्या आएगा, ईच काटो एवरी, है ना, सॉरी नाउन है, स्टूडेंट्स क्या नाउन है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा, ईच, यानी कि एवरी कभी नहीं आता है किसी भी प्लूरल के बाद, आएगा तो क्या आएगा, ईच, है ना। तो देखो एवरी को काट दो, यहाँ पे ईच सही हो गया, यहाँ एवरी गलत हो गया। दे भी तो क्या होता है, प्लूरल है और क्या है, प्रोनाउन है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, ईच आएगा, काटो। अब देखो दुनिया में चीजें ही तो 2 ही होती है, नाउन या फिर प्रोनाउन, और दोनों के साथ ही क्या आएगा, ईच आएगा, तो इस लफड़े में ही पढ़ो कि नाउन है प्रोनाउन। आप तो ये देखो अगर प्लूरल है तो ईच आएगा, बस खत्म हो गई बात, है ना। द प्लेयर्स प्लूरल है तो एवरी नहीं आएगा, ईच आएगा, खत्म हो गई बात, इतनी सिंपल सी चीज थी। और देखो अब वो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं क्या आ गया, कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, दे गेव अस क्या होता है, अस तो प्लूरल होता है ना, हम सब, ये भी तो क्या प्रोनाउन है, और इसके बाद क्या आएगा, और कैसा है देखो प्लूरल है, बहुवचन है ना, तो क्या आएगा सोचो, ईच आएगा। तो कहाँ है ऑप्शन, ईच लगाओ और आगे बढ़ो बस अपना, है ना। दे गेव अस ईच ए फॉर्म टू फिल इन, बस उन्होंने हम सबको क्या दिया, एक फॉर्म दिया फिल करने के लिए, खत्म हो गई बात, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, देखो फिर देखो और दिखाता हूं आपको, पॉलीग्लॉट
अब आप ये मत सोचो कि यार सर ये कहाँ से आते हैं वन वर्ड, कितने वन वर्ड याद करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। ये पॉलीग्लॉट लिखा है ना, अब मैं आपको देखो मेरी पीडीएफ दिखाता हूँ, अभी नहीं बनाई है मैंने, बहुत पहले से बना रखी है। और मैं मतलब वो यूट्यूब मतलब चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जगह जगह डाल रखी है, बहुत पहले से डाल रखी है। आप कभी भी देख लेना, आपको मतलब खूब मिल जाएगी। देखो ये वन वर्ड की मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, दिख रही है ना आप लोगों को, एक मिनट रुको, हाँ दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें देखो पी पे चलते हैं ना, पी पे देखो यार, कहाँ गया वो पॉलीग्लॉट, अभी देखो यहाँ मिलेगा, मिलेगा, डाला है मैंने, 100% डाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो, ये देखो, ये क्या डाल रखा है मैंने, ये पढ़ के देखो आप, ये जो ये ना 496 दिख रहा है ना आप लोगों को सबको, ये 496 पढ़ के देखो। ए पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, एक इंसान जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता है वो कौन होता है? पॉलीग्लॉट होता है। ये पीडीएफ मैंने आज नहीं बनाई है, मेरे खुद का एक टेलीग्राम चैनल है जो आरएस के लिए, उस पर आप देखना 1 साल पहले डाल दी थी मैंने, उसके अंदर 496 पे आप जाना, आपको यही लिखा मिलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट पी पे जाना, POLY सर्च करना, यही मिलेगा, है ना, पॉलीग्लॉट। अब देखो मैंने बच्चों को समझाई भी था, पोली मतलब क्या होता है, देखो एक होती है मोनोपोली, ऐसे पोली होता है, पोली का मतलब, और देखो किसी ने अगर मैथ पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, है ना। पोली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, है ना, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होगा? जो इंसान बहुत सारी भाषाएं बोलता है, बस। देखो ऐसे खूब सारे, देखो पॉलीगन होता है, पॉलीगन क्या होता है? देखो ऑक्टागन होता है जिसमें कितने 8 कोने होते हैं, पॉलीगन, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीगन मतलब बहुकोणीय जिसके बहुत सारे कोने हैं, पॉलीगन है वो, है ना। और देखो पॉलीगैमी, पॉली का मतलब बहुत सारा, गैमी का मतलब शादी करना होता है, पॉलीगैमी मतलब जो बहुत सारी शादियां करता है वो, ठीक है। सब खूब सारे वर्ड लिखे। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मतलब, पॉलीएंड्री क्या होती है? कोई अपने यहाँ तो नहीं चलती, बट कोई कहीं कहीं चलती होगी, मतलब ट्राइब्स में ना, वहां पे क्या होता है कि मतलब बहुविवाह होता है। देखो कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड, यानी कि औरत एक होती है, उसके पति बहुत सारे होते हैं, है ना, तो वो होती है पॉलीएंड्री, है ना। जैसे जो महाभारत के अंदर थी द्रौपदी, पता नहीं यार मुझे क्या नाम था, अर्जुन की जो वाइफ थी वो एक थी, बट उसके पति वो 5 थे ना, पांचाली, उसके पति कितने थे? 5 थे, वो तो क्या था? वो पॉलीएंड्री था। लेकिन पॉलीगैमी में क्या होता है? पॉलीगैमी में होता है कि 2 पत्नियां ज्यादा होना किसी इंसान की, जैसे सऊदी अरब में होता है, मान लो एक इंसान उसकी 4 वाइफ है, तो वो क्या है? वो पॉलीगैमी। ऐसे बहुत सारी शादियां कर रखी है। तो देखो इसी मैंने पढ़ाया था पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो चलें, उसके बाद ये हो गया पॉलीग्लॉट। अब पॉलीग्लॉट में क्या लिखना है? ए पर्सन हु हैज कमांड ओवर मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। अब देखो इसके अंदर देखो दूसरे ऑप्शन देखो वो कितने सटीक दिए थे मैंने। हु कीप्स मैनी वाइफ्स, ये क्या होता है? पॉलीगैमी, ठीक है। हु ईट्स बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये इसको क्या बोलते हैं? जो सब कुछ खा लेता है, जैसे मतलब वो ओमनीवर्स, जो सब कुछ खा लेता है। ओमनी मतलब क्या होता है? ओमनी मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ। ओमनी का मतलब ही होता है सब कुछ, ठीक है। जैसे ओमनी साइंट, साइंट का मतलब क्या होता है? जानना। ओमनी साइंट मतलब जो सब कुछ जानता है, ठीक है। ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल वर्ड आपने सुना ना कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, यानी कि इसमें बहुत दम है। ओमनी पोटेंट यानी कि सारा दम है जिसके अंदर, यानी कि वो क्या है? सर्वशक्तिमान है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना। ओमनी मतलब सभी जगह, जो सभी जगह उपस्थित हो कौन है? सर्वविद्यमान है। तो देखो ओमनी साइंट सब कुछ जानने वाला, ओमनी पोटेंट जिस जो सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट जो सभी जगह विद्यमान है। तो कौन होता है? भगवान होते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, सभी जगह विद्यमान है, सबसे ताकतवर है। तो देखो ऐसे सीख जाता है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, ठीक है। ये चीजें मुश्किल नहीं है, लेकिन अब यार मैं ही ऐसे पढ़ाने लग जाऊँ आपको कि ओमनी साइंट, ओमनी पोटेंट, ऐसे तो आप नहीं सीख पाओगे यार। वो टीचर के अंदर एक एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, चाहे इस कैमरे के थ्रू ट्रांसफर हो, बट आप तक वो जाएगी, वो देखना जाएगी। वाइब्स होती है, वो जाती है इंसान की ना, एनर्जी होती है वो जाती है, पता नहीं चलता आदमी को। सीख जाओगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और क्या पर्सन हु कीप स्प्रेडिंग रूमर्स, इसको छोड़ो, अब आगे देखो। देखो हाँ, अब ये देखो अगला सेंटेंस क्या है? वाई डिड योर अंकल राइट सच ए लेटर, वाई डिड योर अंकल राइट सच ए लेटर। इसको क्या करना है? एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है ना। जब डिड होता है तो मैं हमेशा बताता हूँ, आप पहली क्लास देखना, मेरी एक्टिव पैसिव की पहली क्लास देखना, उसमें मैंने बताया था डिड को किस में चेंज करते हैं, वॉज या फिर वर में। देखो डिड का तो डिड आएगा नहीं, काट दो। वॉज लिखा है, ठीक है। वॉज लिखा है, ठीक है। वॉज लिखा है, ठीक है। अब देखो आगे चेक कर लेते हैं। वॉज के बाद क्या लिखा? बींग। बींग देखो मैंने हमेशा बताया आपको, अगर आईएनजी होगा तो ही आईएनजी आएगा, यानी कि दोनों में आईएनजी का होना जरूरी है। एक्टिव में और पैसिव में तभी अगर आईएनजी होगा तो आईएनजी आएगा, बीइंग होगा तो आईएनजी आएगा, आईएनजी होगा तो बीइंग आएगा। पैसिव बनाएंगे तो बीइंग लिखेंगे, आईएनजी के साथ दोनों में आईएनजी होना जरूरी है। ऊपर वाले में आईएनजी नहीं है ना, राइटिंग तो नहीं लिखा है, तो बीइंग क्यों लिखेंगे? काटो इसको, बीइंग वाला कहां गया? ये काटो इसको, 1 नंबर को, 1 नंबर कट गया, 3 नंबर कट गया, बच गए कौन? 2 और 4। वाई वॉज सच लेटर रिटन बाय योर अंकल, वाई वॉज सच लेटर बीन। अब बीन क्यों आएगा? बीन कब आता है? बीन आता है हैज हैव हेड के साथ। जब हम पैसिव बनाते हैं तो बीन किसके साथ आता है? हैज हैव हेड के साथ आता है। तो यहाँ पे बीन क्यों लिखा है? काटो इसको, वॉज के साथ आता ही नहीं, बच गया कौन? 2 नंबर, बस खत्म। बहुत सिंपल था यार, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये टिक करने की चीजें थी, कुछ भी नहीं था। बस आप सोचते हो कि ये सर आपके लिए बहुत आसान है, आप अभी आपके सामने पेपर रखा है, ऐसा नहीं है।
आपके लिए भी एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा यार, उसके लिए कम से कम आपको 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी एक टॉपिक पे, आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने अभी आसान है, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैंने भी एग्जाम निकाला है ना, और वो जिसके अंदर इंग्लिश बहुत ठीक ठाक आती है वो भी निकाला है मैंने, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने भी आपकी तरह उसी टेबल पे उसी कुर्सी पे बैठ के एग्जाम दे के निकाला है, और बहुत कम टाइम मिलता है एसएससी के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको उस विद इन उस टाइम फ्रेम में करना बहुत जरूरी होता है। तो वरना एक एक नंबर की लड़ाई है वहाँ तो सब कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है तभी आपको इतना बता पा रहा हूँ ना, ठीक है। तो देखो पास्ट की कितनी बातें हो गई थी, पास्ट के मैंने 4-5 क्वेश्चन पहले बता दिए थे। अब फिर आ जाओ पास्ट पे। आई वॉज अफ्रेड दैट आई आस्क्ड, वॉज क्या है पास्ट, ठीक है सर। आस्क्ड क्या है पास्ट, मैंने क्या बताया था, कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। आगे चलो आगे चलो। शुड पास्ट होता है क्या, नहीं। ऑट टू पास्ट होता है क्या, नहीं। कौन होता है पास्ट, मे का होता है माइट, तो क्या लिख दो माइट। और दूसरी बात किसकी कर रहा है, पॉसिबिलिटी की, पॉसिबिलिटी के लिए आएगा ही क्या, माइट। खत्म होगी ना कहानी। चलो इससे ज्यादा है ही क्या इसमें। अगला देखो, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, द चिल्ड्रन, ठीक है सर। फिर क्या लिखा है, सिंस 4 o'clock, है ना, यानी कि 4 बजे से खेल रहे हैं। अब मैंने देखो आपको एक बात बताई थी, जब कभी भी समय दे दिया जाए पीछे सिंस या 4 के साथ कोई भी समय लिखा हो, तो फिर टेंस कौन सा आएगा, तो फिर टेंस आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस कौन सा आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है सर। परफेक्ट का मतलब क्या होगा, काम पूरा भी हो चुका है, कॉन्टिन्यूस मतलब चल भी रहा है, ठीक है सर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सभी टेंस में सब कुछ पढ़ाया था मैंने। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिर्फ कौन है यहाँ पे, हैव बीन प्लेइंग, बस हैव बीन प्लेइंग। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, बच्चे 4 बजे से खेल रहे हैं। देखो द चिल्ड्रन प्लेड सिंस 4 o'clock, कोई मीनिंग नहीं है, प्लेड मतलब खेले, है ना। अब 4 बजे से लेकर अब तक की बात कर, भाई आप किसी को बोलते हो कि यार ये तो आज दोपहर में 4 बजे से पढ़ाई कर रहा है, यानी कि आप पता है क्या बोल रहे हो उसको, कि दोपहर में 4 बजे शुरू हुआ था और अब तक पढ़ रहा है। कोई इंसान बैठा है, सोचो आप उसको बोल रहे हो कि 4 बजे से पढ़ाई कर रहा है, यानी कि 4 बजे शुरू होकर अब तक पढ़ रहा है, उसको प्रेजेंट से रिलेट करते हो उस चीज को ना, तो पास्ट क्यों आएगा अकेला, काटो इसको। विल बी प्लेइंग कोई मीनिंग नहीं है ना, यहाँ पे खेल रहा होगा 4 बजे से, या तो पीछे कुछ लिखता टुमारो, नेक्स्ट डे, या फिर इन कमिंग डेज, या फिर इन जून जुलाई, कुछ तो लिखता ना तभी आता। और प्ले चिल्ड्रन के साथ प्ले लिखा तो द चिल्ड्रन प्ले सिंस 4 o'clock, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। तो सिर्फ किसका मीनिंग है, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा है। हाँ लास्ट क्वेश्चन बच गया कौन सा, ही रिकमेंडेड दैट द हाउस शुड बी सॉल्व्ड, ठीक है सर। उसके बाद देखो करना क्या है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखो आप एक्टिव से पैसिव बनाओ चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है ना। टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, टाइम कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है सर। उसके बाद देखो रिकमेंडेड मतलब क्या, पास्ट, बात किसकी कर रहा है, पास्ट की। तो ये रिकमेंड्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, काटो। ये रिकमेंड्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, काटो। दिमाग की मत लगाओ ना, ऑप्शन ही कौन बच गए, 2। अब आप ना एक बात ईमानदारी से बताना, क्या कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और हमारे 2 कट जाए, 50-50 बच जाए, तो हमारे उस क्वेश्चन को सही करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली। तो 2 ऑप्शन तो देखते ही कट गए ना, आपको कुछ नहीं पढ़ा आपने तब भी 2 ऑप्शन कट गए, अब बच गए 2। अब देखो क्या लिखो, ही रिकमेंडेड सेलिंग द हाउस, ही रिकमेंडेड दैट सेल द हाउस। अब देखो ही रिकमेंडेड सेलिंग द हाउस होगा, क्यों, क्योंकि देखो ही रिकमेंडेड दैट क्या होता है, कंजक्शन होता है। अब आपने दैट तो लिख दिया, इसके बाद सेल द हाउस के पहले कुछ सब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा ना, भाई कौन बेचे घर को, ही रिकमेंडेड दैट सेल द हाउस, किसको, कौन बेचे, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। तो सिर्फ क्या बच गया, 3 नंबर। ये बात मैं जरूर मानता हूं कि ये 100 नंबर जो सेंटेंस था वो थोड़ा सा टफ था, सच में टफ था, झूठ नहीं कहूंगा। बट 2 ऑप्शन क्लियरली कट रहे थे, और जब 2 ऑप्शन कट जाते हैं, 2 बचते हैं, तो हम थोड़ी सी रिस्क उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 ऑप्शन कटना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, कम से कम 2 तो काटे, वरना कुछ तो टीचर भी यही टिक करवा देंगे ऐसे कि रिकमेंड्स, ऐसे वो कोई मतलब ही नहीं है ना। 2 तो काटो यार, जो कट रहे हैं वो बच गए, 2 में से अगर आप तुक्का भी मारोगे तो पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा सही होने की। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, मैं मानूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि यार बिल्कुल भी टफ नहीं था, एक आध हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस एक क्वेश्चन को छोड़ के आपके 14 के 14 क्वेश्चन सही हो सकते थे, बिल्कुल सही हो सकते थे, और बहुत ईजी वे में सही हो सकते थे, ठीक है। अब तो चलो इस बात को तो छोड़ो, ये तो प्री तो हो गया। अब ये जैसा होना था, जो हुआ गया, अब इसको छोड़ो, खत्म करते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं अपने, है ना। अब देखो आपका सिलेबस देखते हैं, कहाँ गया वो सिलेबस। अब ये देखो, ये वन वर्ड ये सब लिस्टें मैंने बना रखी है पहले से, ये सब कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, मतलब आप याद कर लेना, और वो हिट कर जाता है इसमें से यार। अगर इसमें से नहीं आएगा ना तो फिर वो कहीं से भी नहीं आएगा, वो किसी बच्चे को नहीं आएगा, ये इतना वादा है मेरा पक्का, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा पूरा पेपर मेरे में से आ जाएगा, बट अगर इसमें से मेरे में से नहीं आएगा ना तो फिर किसी में से नहीं आएगा। आप इस बात की चिंता मत करना कभी भी, ठीक है। अब देखो ये अभी आपका सिलेबस था, कहाँ गया आपका सिलेबस, ये रहा, है ना। इस सिलेबस को हमने थोड़ा देखा। अब प्री तो जैसा हुआ उसको छोड़ो, अब जैसा भी है ना, लेकिन आगे गलती मत करो आप बस, ठीक है। तो अब देखो
वो कोर्स क्या होगा अपना, ये जो आपका मेंस का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, वो कोर्स क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको संडे को शाम को वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, संडे को शाम का, संडे को दिन में डाल दूंगा। कल मुझे थोड़ा सा काम में कहीं जाना है इसलिए तो मैं कल ही डाल देता, तो मैं संडे को आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो में अच्छे से देख लेना कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, और आप थोड़ा सा विश्वास रखो, बहुत अच्छा करवाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छा करवाऊंगा, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। क्योंकि देखो, कोई किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको बताऊं, कोई पैसा बड़ी चीज़ नहीं है यार। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे ले लिए, पैसे कमा लिए, उससे बहुत नहीं। आप अगर आप लोगों के किसी के भी इंसान से मतलब अंदर एकदम मन से दुआ भी निकल जाएगी ना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं मुझे किस मुसीबत से बचा ले वो। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं पैसा। आप ये मत सोचना कि पैसा देते तो ही सर क्या पता बहुत अच्छा पढ़ाते, वो नहीं। मैं आपको देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सब कुछ फ्री मिलेगा, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी तक। हाँ, इसकी क्लासेस आपको सारी फ्री मिलेगी। ठीक है, कुछ तो प्राइस रखना पड़ता है ना किसी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं तो मुझे थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा ना। क्योंकि आज ये देखो, ये सिस्टम है इतना, ये लैपटॉप है, ये पूरी अपनी ये व्यू सोनी की सिस्टम है, कैमरा है, लाइटें। अब एक क्लास भी लेते हैं तो खर्चा आ जाता है थोड़ा, वो तो अब मतलब नहीं डाल सकते ना किसी के ऊपर, तो उतना तो होगा। बाकी मतलब आपके लिए फ्री हो, क्लासेस सबके लिए फ्री होगी, 1 रुपया भी नहीं लूंगा उसके लिए। ठीक है, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोगों का समय नहीं खराब होना चाहिए। आप लोग कहीं लगो, वो दुआएं दोगे ना, वही बहुत है। और कहीं लग जाओगे तो यार मुझे भी तो याद रखोगे, कोई काम पड़ गया तो काम भी तो आओगे ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो उसके आप छोड़ो सब कुछ। अब देखो, अपने कितने नंबर का, ये 60 नंबर का है। ठीक है, मोटा मोटी कितने नंबर का, 60 नंबर का। 60 नंबर अच्छे से तैयार करेंगे, आप अच्छे से यहाँ जुड़े रहना, विश्वास रखना। और मैं कह रहा हूँ आपको, मैं 60 में से मतलब इजी बहुत आसान तरीके से ना, मैं आपको 35 से 40 के बीच लाके खड़ा कर दूंगा। इतने में मैं खड़ा कर दूंगा। मैं आपको ये नहीं कर रहा मैं आपको 50-55 नहीं, मैं आपको 35 से 40 के बीच लाके आराम से खड़ा कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस बहुत डीपली देख लिया। मुझे सब पता है कि एग्जामिनर कहाँ नंबर काट सकता है, कहाँ नंबर देगा, तो उसी अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। इसकी ऑब्जेक्टिविटी पूरी देखनी पड़ेगी कि कहाँ मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद आप सभी का बहुत। और मेरे चैनल पे एक बार फिर से, मतलब मेरा तो क्या है, अपने सभी का, ये सभी आप लोगों का बहुत स्वागत है। और देखो, आप लोग क्या करना, ये वो कहाँ गया अपना, ये अपना RJS का, ये मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। इसका नाम क्या है, आप ऐसे सर्च कर लेना, देखो RJS इंग्लिश, RJS इंग्लिश सर्च कर लेना। और ये वाला लोगो देख लेना, ऐसे देखो, ये लिखा ना, ये लोगो देखो, इंग्लिश बाय अभिषेक, है ना। और उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मिलती रहेगी, उसमें प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ डालता रहूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के बहुत काम आएगी। और इसके बायो में एक लिंक मिलेगा आपको, आस्क अभी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, आप इस पे लिंक पे क्लिक करके मुझे वो डाउट लिख देना, कोई भी मैसेज लिख देना, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, मैं वो सॉल्व कर दूंगा। ये तो इतनी बात हो गई। और दूसरी बात ये कि मैं इस जो टेलीग्राम का लिंक है, वो मैं अपने इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा वो लिंक को। ठीक है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, बट ज्वाइन जरूर कर लेना। बस एक तो ये काम करना है, एक यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता चलता रहे। बस एक जरूर काम ये जरूर करना, आप जो कोई भी इस वीडियो को देखो, आपको एकदम कसम, ईमानदारी से अपनी पूरी कसम, आप सभी लोगों को, आप 2 लोगों को जरूर बताओगे। मैं ऐसे नहीं कर रहा आप सबको बताओ ये वो, बट एक इंसान 2 को जरूर बताएगा। ठीक है, बस इतना सा आप काम कर देना। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बार फिर आप लोगों का, मतलब यार मैं क्या कहूँ, पहला वीडियो मेरा इस चैनल पे ना। ठीक है जी, थैंक यू मेरे को इतने देर सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत।